Hello everyone and welcome to Engineers Wala. So in this particular lecture we will discuss about the assumption on the LSM limit state design method given by the IS code 456-2000। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक यानी कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन के अंदर एक ऐसा टॉपिक जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपका सिंगली डबली टी बीम हर कोई बेस्ड होता है। लेकिन अगर आपने इन अजम्पशंस को डीपली समझ लिया तो एक बार में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। कहीं से भी क्वेश्चन बने ये अजम्पशंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इन अजम्पशंस को एक बार पढ़ लेते हैं, 5 अजम्पशंस हैं, पांचों को एक बार पढ़ लिया, बस याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया। लेकिन अगर इनको ढंग से समझा जाए तो स्ट्रेस का कर्व, स्ट्रेन का कर्व, वैल्यू ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ, वैल्यू ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एज वेल एज इन द स्टील यहीं से डिटरमाइन की जाती हैं। तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बीम डिजाइनिंग जिसमें LSM भी होगा और WSM की भी कुछ चीजें समझी जाएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे के पूरे इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीम डिज़ाइन अजम्पशंस जो यहाँ पे दिख रही हैं इनके बारे में आपसे बात करूंगा कि बीम डिज़ाइन अजम्पशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, 5 अजम्पशंस होती हैं, पांचों को डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक डायग्राम भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा विद द हेल्प ऑफ दीज बीम डिजाइन अजम्पशंस की हेल्प से कैसे बनेगा उसको मैं बताऊंगा। इसको मेमोराइज कैसे करना है, हमेशा के लिए याद कैसे रखना है वो आपको मैं बताऊंगा। देन समरी पे डिस्कस करेंगे। समरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे सेशन में हमने क्या समझा, और फाइनली ये जो अजम्पशंस थी इन अजम्पशंस की हेल्प से आपके पास में फाइनली एक जो डायग्राम बनके तैयार होगा वो कैसा होगा। देन उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि स्पेशली जेई और ए डिपार्टमेंट में हमेशा से ही पूछे जाते रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूसली आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि इस पूरे के पूरे सेशन या पूरे के पूरे इस लेक्चर के अंदर जब हम लोग कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन बीम से उठाते हैं तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीम डिज़ाइन बेसिक्स के बारे में। तो देखिए बीम जो होता है वो आपको पता है कि बीम एक फ्लेक्सर मेंबर होता है। कैसा मेंबर होता है? बीम इज अ फ्लेक्सर मेंबर। अब बात आती है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सर मेंबर। इस पूरे सेशन में मैं हर एक सिंपल छोटी से छोटी डेफिनेशंस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बीच में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लेक्सर मेंबर की। तो फ्लेक्सर मेंबर का सीधा सीधा मतलब है ऐसे मेंबर जिनकी डिजाइनिंग बेंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है, बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। फ्लेक्सर का सीधा सीधा मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो बीम होती है उसमें ट्रांसवर्स लोडिंग होती है। ट्रांसवर्स लोडिंग लाइक कि मान लीजिए ये आपने बीम तो देखी है, बिल्डिंग के अंदर बीम भी देखें, कॉलम भी देखें, क्योंकि हम इसमें बहुत डीपली नहीं जाएंगे बेसिक के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे अजम्पशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि एक बीम है आपकी। ठीक है, अब इस बीम के ऊपर आपका ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा होता है, वो पॉइंट लोड भी हो सकता है, वो आपका यूडीएल हो सकता है, वो आपका यूवीएल हो सकता है, कोई भी टाइप का लोड हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लेक्सर मेंबर कहते हैं बीम को। अब इस बीम को अगर मैं कहीं से भी कट करूंगा, कहीं से भी कट करूंगा तो इसका एक क्रॉस सेक्शन भी अपने को दिखाई देगा, और वो जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ ऐसा यहाँ पे शो होगा। इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्रॉस सेक्शन है जिसका ओवरऑल इसको मैं विड्थ बी मान लेता हूँ, और इसकी ओवरऑल डेप्थ जो है इसको मैं डी मान लेता हूँ, और इसका एक बीचों बीच में से इसके एकदम सीजी पे होकर के, सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होकर के एक लाइन भी पास हो रही होगी जिसको मैं इस पूरे सेशन में न्यूट्रल एक्सिस बोलूंगा, और ये बहुत हेल्प करेगी इस पूरे लेक्चर को समझने में। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो एक ऐसी एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जहां पर ना तो आपके कंप्रेसिव फोर्सेस ना ही आपके टेंसाइल फोर्सेस अकर हो रहे होते हैं, यानी कि टेंसाइल फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो इस जगह पर ना तो आपके पास में कंप्रेसिव फोर्स होंगे, ना ही आपके पास में टेंसाइल फोर्स, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर आपके हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक बात थी जो मुझे बताना जरूरी था अबाउट द बीम डिजाइन, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे, जैसे कि सर जब भी कभी मैं बोलूंगा कि न्यूट्रल एक्सिस है तो आपको पता चलना चाहिए। दूसरी चीज कंप्रेसिव, यानी कि दो तरीके के बीम के अंदर जब भी कभी हम लोग उसमें फ्लेक्सर या बेंडिंग को देख रहे हैं तो उस जगह पर आपको कंप्रेशन भी देखने को मिलेगा, आपको टेंशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, आपने देखा होगा इट इज अ नेचर कि अगर मैं किसी एक बीम को, जैसे कोई एक सामने मेरे बीम है और उस बीम को मैं क्या कर रहा हूं, उसमें नीचे से सपोर्टेड है वो बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात मैं पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर करूंगा लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए। ठीक है, तो मैं जब कभी बात कर रहा हूं एक
पर्टिकुलर एक बीम की, अब उसमें मैं बेंडिंग करूँगी, लोडिंग लगा रहा हूँ ऊपर से, तो ये नेचुरल है कि ऊपर उसमें अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है वो, तो ऊपर उसमें कंप्रेशन आएगी ऊपर वाले सेक्शंस में, नीचे वाले पार्ट में उसमें टेंशन देखने को मिलेगी। ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब यहीं पर अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पूरे लेक्चर में मैं जिस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करूँगा वो चीज़ क्या है उसको भी देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं इस लेक्चर के अंदर कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं आरसीसी में लिमिट स्टेट डिज़ाइन की, तो वहाँ पे हम लोग 4 तरीके से डिज़ाइन कर रहे होते हैं बीम को, और उसमें जब फेलियर होता है उसके अगर, जैसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन। यानी कि पूरा जो बीम है या स्लैब है या फिर कॉलम है आपका, या फिर मान लीजिए आपके पास में फुटिंग है, इन सभी की या कोई भी एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, उन सभी की डिजाइनिंग अगर हम लोग लिमिट स्टेट डिजाइन से कर रहे हैं तो वहां पे 2 तरीके की कैटेगरी चलती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। यहां पे हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में। किसके बारे में? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अजम्पशंस को एक एक करके समझने की कोशिश करूंगा, और इन अजम्पशंस के लिए हम लोग बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना पहला अजम्पशन है वो कह रहा है दैट प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। यानी कि मान लीजिए, आपके बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, हर एक चीज को पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। जैसे कि मान लीजिए सामने अपने एक आरसीसी का बीम है, आरसीसी के अंदर 2 मटेरियल हैं, और हम लोग जो पूरी की पूरी जो बातें करने वाले हैं वो इस जगह पे हम लोग बात करने वाले हैं आईएस कोड 456-2000 के ऊपर। ठीक है, आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग ये हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई एक बीम है, अब इस बीम के अंदर पर्टिकुलर मैंने कोई एक सेक्शन लिया और इस सेक्शन के अंदर एक प्लेन है। अब वो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल होगा, क्योंकि हम बीम को देख रहे हैं कि इस तरीके से हम सेक्शन कट करें तो एक वर्टिकल होगा। अब बेंडिंग से पहले की कंडीशन और बेंडिंग के बाद की कंडीशन जब दोनों को हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि उस जगह पर जो सेक्शन था, जो पहले आपका प्लेन सेक्शन था, वो चाहे टिल्ट हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, लेकिन वो कभी भी आपके शेप को, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। लाइक वो कर्व नहीं हो सकता, मुड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक बीम लिया हुआ है, और ये एक एसएसबी यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा बीम होता है, हर एक चीज को बताता चलूंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसा बीम होता है जहां पर आपके दोनों एंड्स सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर है। अब ये बिफोर बेंडिंग कंडीशन में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? ये आपकी बिफोर बेंडिंग कंडीशन है। अब इस बिफोर बेंडिंग कंडीशन को जरा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मैंने सेक्शन लिया है, इसको मैं पी क्यू सेक्शन कह देता हूँ। ठीक है, एक मैंने सेक्शन है, एक पी क्यू सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको ध्यान से जरा समझिए, बिफोर बेंडिंग का मतलब है इस पर अभी तक कोई लोडिंग ही नहीं आएगी, तो इस पर बेंडिंग तो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये पहले बिफोर बेंडिंग की बात है। एक सेक्शन था जो कि प्रॉपरली आपको दिख रहा है, इट इज अ वर्टिकल सेक्शन, दिखाई दे रहा है, एक वर्टिकल सेक्शन है। ठीक है, प्लेन है, वर्टिकल सेक्शन प्लेन है एकदम। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद हम लोग जब यहां पे आएंगे तो इस जगह पर यहां पे लोड अप्लाई किया गया है। ठीक है, लोड इज अप्लाइड। अब यहां पे जब लोड अप्लाई किया गया है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इस जगह पे लोड अप्लाई किया, और लोड भी कौन सा है यहाँ पे? यूडीएल है। अब यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि हर एक मीटर पर आपके पास जो लोड की इंटेंसिटी है वो बराबर है। लाइक मैंने बोल दिया 4 किलोन्यूटन पर मीटर, तो इसका मतलब हर एक मीटर पर आपके पास जो लोड है वो 4 किलोन्यूटन लगा हुआ है। इट इज द यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो अब इस जगह पर जब मैं इसको लोडिंग यहां पे जब लगाऊंगा, तो लोडिंग के बाद इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इस जगह पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन देखने को जब मिलेगा तो डिफ्लेक्शन कुछ, अब जब हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत ही अच्छे से मैकेनिक्स को भी पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते हैं अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर यूडीएल लोड उस पर अप्लाई हो रहा है, तो जब वो डिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ इस
इस तरीके से आपकी डिफ्लेक्ट करेगी, इस शेप में डिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, ये जो चीज है ये क्या दिखाई दे रही है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका क्या है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि ऐसा एक्सिस जिसके ऊपर ना तो कंप्रेसिव फोर्स ना ही टेंसाइल फोर्स आपके अप्लाई होते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां पे जब मैं देख रहा हूं कि ये जो, अब देखिए यहां पे जब मैंने बिफोर बेंडिंग कंडीशन बात करी, ये एक सेक्शन था मेरे पास और ये प्लेन था, जो प्लेन है लिखा है यहाँ पे प्लेन सेक्शन, तो ये प्लेन सेक्शन था और वर्टिकल था। और यहाँ पे भी जब मैंने लोडिंग लगाई तो लोडिंग के बाद में इस जगह पर जब मैं आया मैंने देखा कि बीम मेरा डिफ्लेक्ट हो चुका है। तो ये नेचुरल है कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स थे या फिर कहूँगा जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर कुछ अंदर की तरफ इस तरीके से बेंड हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो रहे हैं अंदर की तरफ। और जब मैं नीचे वाले सेक्शन को देखूंगा तो ये जो आपके इस जगह पे जो पार्टिकल्स थे वो कुछ बाहर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल वे में बात करने की कोशिश करूं तो ऊपर वाले पार्ट में आपको यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो ऊपर वाले पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कंप्रेशन, और नीचे वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है टेंशन। ठीक है, क्या कह रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट में आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है और नीचे वाले पार्ट में आपको जो है टेंशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां से इस बात को ऐसा हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस तो एक वो पॉइंट है जिस पर ना तो आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा ना ही आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा। यानी कि इस जगह पर जो पार्टिकल होगा, इस सेक्शन पर्टिकुलर में सेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस जगह पर इस पॉइंट पर न्यूट्रल एक्सिस के इस पॉइंट पर ना तो आपका जो पार्टिकल है इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है नहीं टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, यहां से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो यहां पे कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे ही मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा हूं आपको पता चल रहा है कि यहां पे टेंसाइल फोर्सेस आ रहे हैं। वो एकदम वेल नोन है, ये आपको बहुत ही क्लियरली यहां पे शो भी हो रहा है। लेकिन अब जब ये चीज पता चल गई तो मैं यही कह सकता हूं कि यहां पे जो पार्टिकल पहले था वो अब कहीं यहां पे चला गया होगा, इस जगह पर। यहां पे जो पार्टिकल पहले था अब वो कहीं यहां चला गया होगा। सेम यहां जो पहले पार्टिकल था वो, क्योंकि जैसे जैसे मैं न्यूट्रल एक्सिस के पास आता जाऊंगा इसका जो इफेक्ट है, किसका इफेक्ट की बात करूं मैं, कंप्रेशन का जो इफेक्ट है कम होते होते न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो हो जाएगा। ये तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं अगर जैसे, क्योंकि नीचे वाला पार्ट स्ट्रेच हो रहा है तो अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो पहले कोई पार्टिकल होगा वो आपका कहीं यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल है आपका वो कहीं यहाँ पे आ चुका होगा ड्यू टू द टेंशन इन द बॉटम पार्ट, और उसके बाद यहां पे जो पार्टिकल होगा वो कहीं आपका यहां पे आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करूं, देखिएगा तो यहां पे आपके पास ये जो आपका सेक्शन था, ये आपका सेक्शन कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये जो सेक्शन है आपका, आप देखेंगे तो ये सेक्शन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आई कि बिफोर द बेंडिंग ये जो सेक्शन आपका वर्टिकली प्लेन इस तरीके से था, आफ्टर द बेंडिंग, आफ्टर द कमिंग इन द बेंडिंग जो आपके पास आई, जिसमें आपके पास न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में आपका टेंशन आया, तो वहां पर आपके पास ये इंक्लाइंड हो गया। पहले इस कंडीशन में था, अभी इंक्लाइंड हो गया, इस कंडीशन में आ गया। लेकिन क्या ये कर्व हो गया? क्या इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये जो आपके पास में ये जो वेरी कर रहा है इस जगह पर, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। और जब कभी भी कोई पार्टिकल अपनी जगह से चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, उसी को तो हम लोग स्ट्रेन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो हम क्या ये कह सकते हैं, इसका पूरा पूरा जो मतलब है इस जगह पर, अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर अजम्पशन का जो मीनिंग है वो ये कह सकते हैं हम लोग कि इस जगह पर जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन जो होती है वो लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, मैं कह सकता हूं स्ट्रेन वेरीज लीनियरली। कई बार इस जगह पे पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हुआ चलूंगा, और एक एक अजम्पशन को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप ये समझ लिया आपको हर एक चीज बहुत ही प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। अब मैंने कहा कि इस जगह का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्ट्रेन है वो लीनियरली वेरी करता है। स्ट्रेन लीनियरली वेरी करता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो स्ट्रेन है वो यूनिफॉर्मली आपके पास में चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। इसमें जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो यूनिफॉर्मली आ रही है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है दैट प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इट मीन्स, और उसमें ऑप्शन 4 लिखे होंगे, उसमें लिखा होगा कि स्ट्रेन वेरीज लीनियरली, स्ट्रेन वेरीज पैराबोलिकली, स्ट्रेन वेरीज नॉन लीनियर। इस तरीके से तो आपको आंसर देना है दैट स्ट्रेन जो है वो वेरी करता है लीनियरली, और इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा
वो यहाँ पर ये वाला आंसर आपको सही करना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं इस चीज़ के कि बीम कैसी होती है, उसमें कंप्रेशन टेंशन कैसे आ रहा है, ये चीज़ों पर नहीं जा रहे हैं हम। अजम्पशंस के थ्रू चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं मानता हूँ, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए दिस इज द क्रॉस सेक्शन, आपके पास में क्रॉस सेक्शन। एक और चीज, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व कई बार हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं एलएसएम में कि सर ऐसे बनता है, इसको याद कर लेंगे। नहीं, याद नहीं करना है। अजम्पशंस में मेरे साथ पढ़ते रहिए। एट द एंड जब इस चैप्टर को हम लोग, इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे, लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे स्ट्रेस का कर्व बनता है, कैसे स्ट्रेन का कर्व बनता है। एक एक चीज समझेंगे। जैसे ये बीम था, अब मैंने बताया कि इस बीम के बीचों बीच में से कहीं ना कहीं यहां से एक न्यूट्रल एक्सिस जा रहा है। अब यहां पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं इस जगह पे? हम लोग सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम? तो एक ऐसा बीम जिसमें हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के ओनली एक ही साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। और वो क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं क्योंकि अब बीम के अंदर तो कंप्रेशन भी आएगा और टेंशन भी आएगा। और ये पता चल गया कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम हम लोग कब डिजाइन करेंगे, इसके लिए ये कैसे पता चलेगा? तो अब आपका चाहे एसएसबी हो चाहे कैंटिलीवर बीम हो, एसएसबी को आप जब लोडिंग कर रहे हो तो वो आपकी कंप्रेशन और टेंशन दोनों को शो करेगी। सेम ऐसे ही कैंटिलीवर भी करेगी, कंटिन्यूस भी, हर एक बीम इस तरीके से शो करेगी, यानी कि उसमें कंप्रेशन भी आएगा और टेंशन भी। लेकिन हम लोग जानते हैं दैट कॉन्क्रीट एक ब्रिटल मटीरियल होता है और स्टील एक आपके पास में डक्टाइल मटीरियल होती है। तो स्टील जो कॉन्क्रीट है वो एक ब्रिटल मटीरियल है, यानी कि वो आपको वार्निंग नहीं देगा फेल होने से पहले। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्ट्रक्चर में प्रॉपर वार्निंग मिले फेल होने से पहले। ये तो हम चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। और वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी एक ऐसे मटेरियल से जो कि वार्निंग देता हो। और वो मटेरियल आपके पास कौन सा है? वो मटेरियल है आपके पास में स्टील। कौन सा मटेरियल है? वो मटेरियल है आपके पास में स्टील। तो स्टील जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम वहां यूज करेंगे जहां से अपना सेक्शन कमजोर है। कहां से सेक्शन कमजोर होगा? कंक्रीट टेंशन में कमजोर होती है, तो टेंशन साइड में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए बोला गया कि जिस जगह पर न्यूट्रल एक्सिस के जब सिंगल, यानी कि एक ही साइड में जब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है, तो मैं अभी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में बात कर रहा हूं। इनको समझने के बाद डबल ई टी बीम सब कुछ इसी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आपके पास मैं रेनफोर्समेंट जो है वो कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बारे में थोड़ा आगे भी और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर जो आपका डायग्राम बनेगा स्ट्रेन का, वो आपके पास में कैसा बनेगा? लीनियरली बनेगा। वो आप देख सकते हैं डायग्राम से भी एकदम कहां तक बनेगा। एक और चीज, कहां तक बनेगा डायग्राम, ये क्लियर नहीं होता बच्चों को। तो डायग्राम बनता है जो आपका रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर तक बनता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था, यहां से पहला डायग्राम हमारे पास यहां बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि सर फर्स्ट एजम्पशन से ये जो स्ट्रेन का डायग्राम है वो कैसे बनता है। अब इसको मैं कह सकता हूं कि आपके पास एप्सिलॉन सी यानी कि स्ट्रेन इन द कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन द टेंशन या टेंसाइल स्टील। अब ये कितनी वैल्यूज होंगी इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले एजम्पशन में समझेंगे। आई होप आपको ये एजम्पशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सर प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो सेक्शन है वो, या आपका जो कोई भी एक वर्टिकल जो सेक्शन है आपके बीम के अंदर, लाइक आपने एक बीम था उसको आपने कहीं से भी कट किया, कोई भी सेक्शन कट किया, उसमें एक वर्टिकल प्लेन लिया, वो बेंडिंग से पहले जैसा था, बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा, इनकी कर्व नहीं होगा, उसके अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो इंक्लाइंड हो सकता है किसी भी एंगल पर। ठीक है, होप्स होगी ये समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो अजम्पशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो अजम्पशन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है द कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 0.0035 अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। इसका मतलब है जब द पीपल हैव रिसर्च्ड, पीपल हैव ट्राइड सम थ्योरीज, और उसके बाद उनको पता चला कि जब वो कंक्रीट को यूज कर रहे हैं तो जब कंक्रीट में स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 आ गई है, देन उसके बाद आपका जो कंक्रीट है वो परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है, यानी कि उसके अंदर जो क्रैक्स हैं दैट आर विजिबल, उनको देखा जा सकता है। तो इसीलिए इट इज रेस्ट्रिक्टेड आर एनालिसिस, हमें अपने एनालिसिस को वहां रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अप टू एट द वैल्यू ऑफ 0.0035। इस वैल्यू पर अपने को रोकना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि उसके बाद आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि जो आपके क्रैक्स हैं वो आपके विजिबल होंगे। होप सो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो हमने क्या किया, अब जनरली एक कंक्रीट जो होता है, मैं आपको यहां पे भी लिखूंगा कि जो आपके पास में कंक्रीट है कंक्रीट जो है, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। कैसा है? कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल।
कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है, यानी कि कंक्रीट आपको फेल होने से पहले वार्निंग, ऐसे मटेरियल जो फेल होने से पहले वार्निंग नहीं देते हैं उनको हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं। काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं लेकिन वीक इन टेंशन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंक्रीट की कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 0.7 रूट एफसी के गिवन बाय द आईएस कोड 456/2000, बट उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में आगे जो लेक्चर होंगे उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो अब देखें क्या हुआ कि एक कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है और अगर इसके ग्राफ को मैं देखता हूं तो एक्चुअली में इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। बट ग्राफ ऐसा बनता है लेकिन आईएस कोड 456/2000 ने इसके बारे में कुछ और डिस्कशन किए और अब जब ग्राफ को देखोगे तो आईएस कोड ने इसके जो ग्राफ है उसको कुछ इस तरीके से बनाया दैट अप टू सम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इसको यहां तक पैराबोलिक रखा एंड आफ्टर दैट अप टू द स्ट्रेन वैल्यू 0.0035 इन्होंने इसको स्ट्रेट एंड यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस जगह पर जो आपके पास में एक स्ट्रेन की जो वैल्यू यहाँ पे बनती है वो आपके पास में दैट इज 0.0035 होगी और आईएस कोड ने एक अप टू द सम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन एंड दैट वैल्यू इज 0.002 तक यहां तक इस वैल्यू को या फिर इस ग्राफ को पैराबोलिक माना। लेकिन किसने माना ये माना आपके पास आईएस कोड 456/2000 ने, क्योंकि जब भी कभी हम लोग एक बीम को डिजाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड बाय आईएस कोड 456/2000 we have to required some assumptions and that assumptions we are discussing in this lecture। तो इनको हमें अच्छे से समझना है। मैंने बताया एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग एक पूरा समझ पाएंगे कि कैसे आपके पास वैल्यूज आती हैं स्ट्रेंथ की इन द कंक्रीट एंड टेंशन, कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आपका लीनियर या नॉन लीनियर जो भी बन पा रहा है वो कैसे बन पा रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड दिस इज द, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखिए एक एक करके मैं अभी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ये दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ आप देखेंगे कि जब इसको मैं थोड़ा सा बैक साइड लेकर के आ रहा हूँ इस जगह पर तो आपके पास पता चलेगा कि फॉर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ये वैल्यू आपके पास में एफसी के है। एफसी के इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यहाँ पे यानी कि पर्टिकुलर एक वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन के लिए आपके पास में यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है जिसको हम लोग एफसी के बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एफसी के क्या है, एफसी की इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको एक ब्रीफ करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें किसी भी कंक्रीट के लिए एफसी के फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड जो एक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। हम कंक्रीट बनाएंगे और उस कंक्रीट के कुछ क्यूब्स बनाएंगे, लाइक हम लोग 100 पर्टिकुलर समझने की कोशिश कीजिएगा दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंक्रीट बनाएंगे और उस कंक्रीट के हम लोग 100 क्यूब्स बनाएंगे और उन 100 क्यूब्स को हम लोग जिस साइज में बनाएंगे वो होगा 150 × 150 × 150 mm में। इस साइज का हम लोग क्यूब बनाएंगे 100 क्यूब्स, उनको हम लोग 28 डेज तक की क्वेरिंग के लिए पानी में डुबो करके रखेंगे एंड आफ्टर दैट जब हम उसको निकालेंगे तो हम लोग उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर लोड अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई होगा कि लाइक दिस इज कि ये हमारे पास एक सैंपल है इस जगह पर और उस सैंपल को हमने एक बेस प्लेट के ऊपर रखा है और ऊपर से आपके पास एक लोड प्लेट अप्लाई हो रही है। तो ये एक बेस प्लेट है, ये आपका सैंपल है और ऊपर से एक आपके पास लोड प्लेट लग रही है। तो ये कन्फाइंड हो चुका है, उसमें दोनों तरफ से कंप्रेसर लोड लग रहा है। सो आपकी जो कंक्रीट है वो एकदम कन्फाइंड हो चुकी है और उसमें अभी प्योर एंड प्योर कंप्रेशन आपका आने वाला है, ये एकदम कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब उस जगह पर जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो जिस स्ट्रेंथ तक वो लोड को कैरी कर पाएगा बिना फेल हुए दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और उसको अगर दूसरे तरीके से माने तो उन 100 टेस्ट में से या फिर जो 100 क्यूब्स हैं उनमें से जो टेस्ट के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगी फेल होने की, या पास होने की पॉसिबिलिटी कम से कम 95 आपके पास, यानी कि कम से कम 95 क्यूब आपके पास इस स्ट्रेंथ टेस्ट में पास होनी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्यूब्स आपके इस स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो सकते हैं एंड दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जिस वैल्यू पर ऐसा होगा उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे कंक्रीट की। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ, लेकिन आईएस कोड ने इसके बाद भी क्या किया, एक और ग्राफ दिया और उस ग्राफ के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और ग्राफ यहाँ पे बनाया और इस ग्राफ में उन्होंने क्या किया पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो देखेंगे जरा, यहाँ पे लिखा गया दैट FCK इज डिवाइड बाय 1.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.67 FCK। अब बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसी जगह गलती करते हैं कि सर इट इज द
partial safety factor of the concrete, but it is not. Never do this kind of mistake in this particular lecture. Okay, कभी भी सोचिएगा कि ऐसा कहां से उठाया, लेकिन मैं आपको बताता हूं. देखिए, जब हम लोग अभी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे थे तो वहां पे हमने कंक्रीट को लिया, उसका एक 150 mm का क्यूब बनाया और उस 150 mm के क्यूब के ऊपर नीचे से एक लोड प्लेट लगाई, सॉरी नीचे से एक बेस प्लेट थी जिसके ऊपर उसको रखा गया, ऊपर से एक लोड प्लेट थी. और उसमें जब हमने देखा तो जब हम लोग 150 mm के यानी कि 150 × 150 × 150 mm के क्यूब को जब हम लोग लेबोरेटरी में कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर रख रहे थे तो वहां पर ये कन्फाइंड था कि उसके अंदर प्योर एंड प्योर कंप्रेशन होगी, क्योंकि नीचे से एक बेस प्लेट है, ऊपर से एक लोड प्लेट है, बीच में आपका क्यूब है उस पर्टिकुलर साइज के लिए, यानी कि 150 mm के साइज के लिए. लेकिन जो अपना रियल स्ट्रक्चर है, रियलिस्टिक लाइफ में जब आप देखेंगे तो जो बीम होती है उसमें ऊपर से कंपेयर टू लोड प्लेट आपका स्लैब होता है, स्लैब होगी, उसके नीचे आपका बीम लगा होगा, लेकिन उस बीम के नीचे कोई भी आपके पास लाइक बेस प्लेट या नीचे से कोई सपोर्ट नहीं होगा. तो उस जगह पर जब लोड आएगा तो वहां पर बेंडिंग आएगी, लेकिन वो उस टाइम पर जो आपकी बीम है वो प्योर कंप्रेशन में नहीं होगी. तो क्या हम अभी भी अपनी डिजाइनिंग के लिए क्या इसमें अभी भी हम लोग एफसीके को ही कंसीडर करेंगे? क्या उसमें भी हम लोग अभी भी एफसीके यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ही कंसीडर करें? नेवर, आप नहीं लेंगे. रीजन, क्योंकि उस जगह पर जब आपके पास बीम के अंदर लोडिंग आएगी, नीचे से कोई आपके पास सपोर्ट या बेस प्लेट की तरह कोई वर्क करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस जगह पर आपका बीम जो है उसमें फ्लैक्सर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें बेंडिंग आना शुरू हो जाएगा. और एक बार बेंडिंग आना शुरू हो गया, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस कंपेयर टू द कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव फेलियर. तो वहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस जगह पर आपके पास उस बीम के अंदर विद द जो आपका बेंडिंग आ रही है उसके साथ साथ उस जगह पर फ्लेक्सर जो आ रहे हैं, फ्लेक्सर स्ट्रेसेस, उनके साथ साथ आपके पास वहाँ टॉर्जन भी आएगा और शियर भी आएगा उस जगह पे. हर एक चीज़, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे तरीके के फेलियर्स या लोड्स आपके पास, स्ट्रेसेस आपके पास जनरेट होंगे. तो हम क्या करते हैं कि इस जगह पर उसकी जो कंक्रीट है उसकी प्योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि एफसीके को ना कंसीडर करके उसको 1/3 से रिड्यूस करके हम लोग उसका सिर्फ 0.667 यानी कि 0.67 का मतलब 67% ऑफ द एफसीके हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. बट इट इज नॉट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. बट नेक्स्ट IS कोड 453/2000 ने एक और यहाँ पे ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में उन्होंने क्या किया, इस जगह पर जब आप देखेंगे तो उन्होंने ये किया कि अब एफसीके को जब आप देखेंगे यहाँ पे दैट इस जगह पे ये जो वैल्यू आई अपने पास में, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेफ्टी भी लेकर के चलेंगे स्ट्रक्चर के अंदर. क्या लेके चलेंगे? हम लोग सेफ्टी भी लेकर के चलेंगे अपने स्ट्रक्चर के अंदर. तो उन्होंने क्या किया, दैट इज द 0.67 एफसीके, क्योंकि कंक्रीट का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.5 होता है, तो 1.5 से डिवाइड किया एंड फाइनली दिस वैल्यू इज 0.44 एफसीके. तो फाइनली जो आपके पास में वैल्यू आई वो 0.44 एफसीके वैल्यू आई और इट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. तो अभी फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे और मैं इसको समझाऊंगा दैट ये क्या है आपके पास में. दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ कंक्रीट या एक्चुअल कर्व ऑफ कंक्रीट. ठीक है, एक्चुअल डायग्राम या कर्व ऑफ कंक्रीट इसको हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब जो ये जो नीचे ग्राफ है इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले मैं एफसीके के बारे में बात करूंगा. तो एफसीके जो है आपके पास में दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, ये आपके पास में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ठीक है, हम लोग कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो सिंपली मैं लिख सकता हूं या पूरा लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये आपके पास में. ठीक है, ओके, ठीक है. देन उसके बाद ये जो 0.44 एफसीके है, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है, और इसी को हम लोग पूरे इस डिजाइनिंग में आरसीसी के अंदर यूज करते हैं इन एलएसएम बीम डिजाइनिंग. ठीक है, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. क्या चीज है ये, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आपके पास 0.446 एफसीके. ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, लेकिन ये 0.67 एफसीके का है, दिस इज द अलाउएबल एफसीके. क्या है आपके पास में, दिस इज द अलाउएबल या एक्सेप्टेबल एफसीके. अलाउएबल एफसीके का मतलब हुआ कि एफसीके यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वो पार्ट जो हम अपनी बीम डिजाइनिंग में अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, होप सो आपको ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा. लेकिन यहां तक क्यों लिया गया, 0.0035 तक ही क्यों लिया गया, क्योंकि देखिए एक्चुअल जो डायग्राम है कंक्रीट का वो कर्व जो बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन IS कोड ने कहा कि भाई हम लोग
कुछ अलग तरीके से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्टली आपका डिजाइन किया जा सकता है बीम को। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने पास जो एफसी के है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट ये आपके पास तभी जो 150 mm का क्यूब है, जो कि इसको लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर इसको समझा जा सकता है। तो एफसीके को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योर एंड प्योर कंप्रेशन की कंडीशन है। लेकिन अपने स्ट्रक्चर, अपने बीम के अंदर आपका कंप्रेशन के साथ साथ शियर भी आ रहा है, आपका टॉर्जन भी आ रहा है, और बहुत सारे तरीके के स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको 1/3 से रिड्यूस करके इसकी सिर्फ 0.67 पार्ट या फिर 67% ऑफ एफसी का हमने यूज़ किया। देन उसके बाद हमें अपने स्ट्रक्चर में सेफ्टी भी देनी होगी, और सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, उस जगह पर 1.5 से इसको डिवाइड किया। 1.5 से डिवाइड करा मतलब ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा। एंड फाइनली डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपके सामने है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड जो अजम्पशन है वो भी समझ में आया। अब देखिए, जब हम लोग इससे पहले जब हम लोग फर्स्ट अजम्पशन की बात कर रहे थे, उससे हमने स्ट्रेन का डायग्राम बनाना यहाँ पे सीख लिया था। नेक्स्ट जो आपका अजम्पशन है, उससे हमने स्ट्रेस का डायग्राम फॉर द कंक्रीट हमने बनाना सीख लिया है। अभी हम लोग थर्ड वाले अजम्पशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं थर्ड वाला अजम्पशन कहता है दैट, और ये अजम्पशन तो ऑलरेडी समझिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है कि स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक। स्ट्रेस का जो ब्लॉक है, स्ट्रेस ब्लॉक लाइक पहले हमने स्ट्रेन बनाना सीख लिया। देखिए ये आपके पास स्ट्रेन का डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पास में स्ट्रेस का डायग्राम है, ओके। और ये आपके पास में क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। उसके बाद में ये आपका स्ट्रेन का डायग्राम है, ये आपका स्ट्रेस का डायग्राम है। समझने की कोशिश करेंगे जरा ध्यान से, देखिएगा जरा कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये आपके पास बीम का क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द ओवरऑल विड्थ बी, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ डी, और यहाँ पे हम लोग रेइंफोर्समेंट के सेंटर तक हम लोग जानते हैं दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ डी, स्मॉल डी, और दिस इज द डी नॉट यानी कि इफेक्टिव कवर, ओके। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन का डायग्राम बना, हमने अभी समझ लिया कि कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू हो सकती है दैट इज 0.0035। यहाँ तक हम अपने एनालिसिस को ही लेके जा सकते हैं, इसके बाद हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद में अपने स्ट्रक्चर में परमानेंट डिफॉर्मेशन या क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही मिनिमल, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि जब इस पूरे लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आएगा जो हम रटा करते थे कि कैसे डायग्राम बनेंगे, वो कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे इस तरीके के हजारों चीजें, हजारों वीडियोस आपको इन द फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें 0.0035 है। अब हम लोग अजम्पशन को पढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जैसा कि आप लास्ट वाले अजम्पशन में आएंगे, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि स्ट्रेस का जो ब्लॉक है, देखिए पर्टिकुलर स्ट्रेन की वैल्यू के लिए स्ट्रेस के जो ब्लॉक हैं वो 0 से लेकर के और 0.002 तक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैराबोलिक शेप में जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसा है, ये पैराबोलिक शेप में जा रहे हैं। और उसके बाद 0.002 से लेकर के 0.0035 तक आपके पास ये स्ट्रेट या फिर कहूंगा मैं रेक्टेंगुलर पोर्शन में या स्ट्रेट और कांस्टेंट जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको बस पर्टिकुलरली एक डिजाइन फॉर्म में या फिर कहूंगा एक फॉर्मुलेटिक फॉर्म में या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में इसको हमें दिखाना है। तो ये अगर आप ध्यान से देखते हैं कि यहां पे बोला गया कि स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन वैल्यू 0.002, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के और यहां तक एक जो वैल्यू थी अपने पास में 0.002, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू को तो हम ऐसे ही दिखाएंगे और स्ट्रेन का डायग्राम ऐसा बनेगा। ये हम लोग अजम्पशन नंबर 1 से समझ चुके हैं कि स्ट्रेन का डायग्राम ऐसा बनेगा। तो इस पर्टिकुलर अजम्पशन, सॉरी ऊपर बना लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि 0 से लेकर के या न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के 0.002 वैल्यू तक आपका जो डायग्राम है स्ट्रेस का वो एकदम पैराबोलिक बनेगा और वो आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एंड अप टू द 0.0035 और यहाँ से लेकर के और 0.0035 तक आपका जो डायग्राम है स्ट्रेस का वो आपका कैसा बनेगा, इट विल स्ट्रेट एंड कांस्टेंट। तो ये दिखाई दे रहा है, इट इज स्ट्रेट एंड कांस्टेंट। आई होप आपको बहुत ही बेटर समझ में आया होगा। और एक और चीज जो लास्ट अजम्पशन से हम लोग समझ चुके हैं कि सर यहाँ पे जो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आएगी वो आपके पास 0.446 एफसीके आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट डिजाइन स्ट्रेंथ, क्योंकि ये स्ट्रेस का डायग्राम है तो 0.446 एफसीके आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है, दिस इज द न्यूट्रल
एक्सिस। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब कुछ प्रॉपर समझ में आएगा कि हम लिखिए बीम के अंदर फर्स्ट अजम्पशन से हमने समझा कि स्ट्रेन का डायग्राम कैसे बनेगा, सेकंड अजम्पशन से हमने समझा कि स्ट्रेस की जो वैल्यू है इन द कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या होगी और उसको हम लोग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये अभी तक मैं टेंशन वाले पार्ट में गया ही नहीं हूं, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग समझ लेंगे कि हमने हर एक चीज को बहुत ही बारीक से करीब से उसको समझने की कोशिश की है। आजकल एसएससी जेई के अंदर या कोई भी आपका जेई और एग्जाम्स है, वॉट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस इन द अपकमिंग फ्यूचर, वहां पे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं और उसके लिए आपको इन डेप्थ चीज़ों को समझना होगा ताकि रटने के लिए आपके पास कम चीज़ें हों। समझदारी से जब चीज़ों को समझेंगे तो दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से उतरेंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये 3 अजम्पशन तक हमने समझ लिया और प्रॉपर तरीके से मैंने डायग्राम की हेल्प से चीज़ों को समझाया है। नेक्स्ट अजम्पशन को अब जब मैं समझूंगा तो नेक्स्ट अजम्पशन में एक बहुत ही सिंपल बात लिखी हुई है, दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट शैल बी इग्नोर्ड। ठीक है, क्या लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट शैल बी इग्नोर्ड, या इसकी जगह पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस या फोर्सेस बोल सकते हैं, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील ओनली, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उन सबको ओनली एंड ओनली कंक्रीट लेगी। एक चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि स्टील जो होती है वो आपकी टेंशन में बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन कंप्रेशन में कमजोर, और जो कंक्रीट होती है वो एक ब्रिटल मटेरियल है तो वो आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होगा लेकिन टेंशन में कमजोर होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जगह पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी आपको कंक्रीट इस जगह पर इस तरीके से कुछ शो हो रही होगी और इस जगह पर आपके पास कंक्रीट शो हो रही होगी, और नीचे वाले पार्ट में भी आपके पास यहाँ पर कंक्रीट शो हो रही है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हम लोग इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ जो टेंशन वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग कंक्रीट को इग्नोर करेंगे। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पूरा का पूरा, और आईएस कोड ये कहता है कि आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो आपकी इग्नोर करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 आपके पास जो कंक्रीट है, जो आपके पास कंक्रीट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, दैट इज 0.78 FCK, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आईएस कोड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपके पास न्यूट्रल टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ होगी, आपके पास टेंशन में होगी, और टेंशन का मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में जो कंक्रीट है वो एक तरीके से इग्नोर करनी है, या ये मान के चलिए कि यहाँ पे वो कंक्रीट है ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है, उससे कोई हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितने भी आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे वो सब के सब आपका कौन ले रहा होगा, वो सब के सब आपके स्टील द्वारा लिए जा रहे होंगे। ये जो आपका रेनफोर्समेंट सरिया जो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो जितने भी आपके पास में स्ट्रेसेस होंगे उन सभी को कौन लेगा, स्टील पर्टिकुलरली लेगा। फिर आप बोलेंगे कि सर ये कंक्रीट क्यों रखा गया है और इस सरिये को इसके सरफेस से थोड़ा अंदर की तरफ क्यों रखा गया है। इसके दो रीजन हैं। पहला तो ये कि जो सरिया है इसको होल्ड करने के लिए, रखने के लिए हम पर्टिकुलरली इस कंक्रीट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरा, इसको थोड़ा डिस्टेंस पर इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर इस सरफेस पर होगा तो इसमें कोरोजन की शिकायतें आएंगी और आपका जो आपका सरिया है, जो रेनफोर्समेंट है, वो बहुत ही जल्दी आपका खराब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बड़े रीजंस हैं। ओके, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे जो कंक्रीट है, जब हम लोग स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे तो उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है कंक्रीट का, वही आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेगा या फिर इसके वही आपका स्ट्रेस कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है आपका, वो जो कंक्रीट है नीचे वाले पार्ट में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये वाला जो अजम्पशन है ये पिछले वाले अजम्पशन से ही बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब जो अगला अजम्पशन है जिसके बारे में समझते टाइम ही मान लीजिए किसी ने समझा भी है तो भी चीजें कई बार दिमाग से ऐसी निकलती हैं कि वो हमें समझ में ही नहीं आती हैं, और ये वो वाला पार्ट है। तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर लिखा हुआ है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन। टेंशन के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बात की थी कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम टेंशन की अंडर द फ्लेक्चर। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस जगह पर, देखिएगा जरा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं बात कर रहा था इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे मैंने देखिएगा एक बात लिखी थी इस जगह पे, अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। क्या लिखा था? अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। यानी कि फ्लेक्सर कंडीशन का मतलब हुआ कि जब फ्लेक्सर कंडीशन वाली
पॉइंट आएगा, यानी कि जब आपके पास में बात चल रही होगी बीम की या स्लैब की या फुटिंग की, तभी ये डिस्कशन होंगे। लेकिन जब आपकी बात चल रही होगी अबाउट कॉलम, तो आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे अंडर कंप्रेशन लिखा जाएगा, अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन के अंडर द कंप्रेशन। लेकिन उस जगह पर ये जो वैल्यू है आपके पास में 0.0035 ये नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द फ्लेक्सर मेंबर, यानी कि बीम, स्लैब एंड फुटिंग्स। ओके, तो अभी देखें अपने अजम्पशन पे आ जाते हैं, जो अपना लास्ट अजम्पशन है। और ये अजम्पशन कहता है कि जैसे हमने कंक्रीट में मैक्सिमम अजम्पशन देखी थी अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन दैट वाज 0.0035, वहीं तक हम लोग अपनी एनालिसिस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही स्टील के अंदर भी आपके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो भी आपके पास एक लिमिट की गई है। और यहाँ पे आपके पास जैसा आप देख पा रहे हैं इस जगह लिखा हुआ है दैट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन स्टील शैल नॉट बी ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 Fy/ES। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। ऐसे नहीं कि आपने क्या किया होगा अभी तक, जब आप पढ़ते हैं अपनी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं इसको डायरेक्ट याद करते हैं। लेकिन भाई अब याद ऐसे नहीं करना है, अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पुटअप होंगे ये समझ में आता है ना, तो कभी स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम गलत हो ही नहीं सकता, ना ही उससे चीजें आपके माइंड से निकलेंगी। ठीक है, तो समझते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई कैसे, ये समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आएगा कि इसका डायग्राम कैसे बना। ये जो हम लोग डायग्राम्स पे डिस्कस कर रहे थे अभी, ये वाले ये कैसे बनते हैं इन पे भी आऊंगा अभी मैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको। देखिए होता क्या है कि जनरली जब एक जो कंक्रीट मैंने बताया ब्रिटल मटेरियल है, जो आपके पास स्टील होती है, स्टील जो होती है ये आपके पास में एक डक्टाइल मटेरियल है। और डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फेल होने से पहले आपके पास वार्निंग देते हैं। क्या होते हैं ऐसे मटेरियल जो फेल होने से पहले वार्निंग देते हैं, उन्हें हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो स्टील है उसको जनरली अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ उसका बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग जनरली स्टील में दो तरीके से स्टील को लेकर के चलते हैं। एक होता है आपका माइल्ड स्टील और दूसरा आपके पास होता है H/HD स्टील जनरली। तो H/HD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और आपके पास में जो माइल्ड स्टील है वो यानी कि Fe250 ग्रेड की, उसमें दो तरीके की स्टील हम लोग लेकर के चले, एक तो माइल्ड स्टील और एक H/HD स्टील। माइल्ड स्टील में क्या होता है, आपका जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन होता है, आपने देखा भी होगा जो सरफेस है वो आपके पास प्लेन होता है कुछ इस तरीके का। ये आपका सरिया है मान लीजिए, तो आपका कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द माइल्ड स्टील। ये आपके पास में क्या है, दिस इज द माइल्ड स्टील। और आपके पास में जो रेन आपके पास दूसरा जो मैंने बताया H/SD जो बार होता है, उसमें आपने देखा होगा इस जगह पर कुछ इस तरीके से रिब्स बनी होती है, रिब्स लाइक इस जगह पे उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर भी इस जगह पे बना होता है, इसको हम लोग रिब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और इस रिब्ड स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग इसको कहते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, H/SD बार। ठीक है, दिस इज द H/SD बार, यानी कि इसकी ग्रिपिंग भी अच्छी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसको समझने की कोशिश, ये H/SD स्टील है और ये आपके पास माइल्ड स्टील है। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, आपने पढ़ा है सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से पढ़ते हैं, जो माइल्ड स्टील होती है आपके पास में उस जगह पर यील्ड पॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं H/SD के बारे में, तो H/SD के अंदर आपके पास जो स्ट्रेंथ है या फिर कहूंगा मैं यील्ड पॉइंट है, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। H/SD यानी कि स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ही हम लोग बहुत, ये क्या होगा इस जगह पे आपके पास जो यील्ड पॉइंट है उसको निकालना उतना ही हमारे लिए टफ होगा। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो होते हैं इस टाइप के, जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाले जो मटेरियल हैं, उनमें हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि इस जगह पर जो यील्डिंग पॉइंट है वो आपके पास 0.2% के बाद में आ रहा है, यानी कि जब आपके पास पूरे स्ट्रेन वैल्यू का 0.2% स्ट्रेन आ गया है, उसके बाद ही उसमें स्ट्रेनिंग स्टार्ट होती है या फिर यील्ड पॉइंट आना स्टार्ट होता है, यील्डिंग शुरू होती है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि इस जगह पे 0.2% का मतलब हुआ 0.002 तक। ठीक है, अब IS कोड ये कहता है कि इस जगह पर जो इसका एक टेंजेंशियल, इस जगह पर जो इनिशियल टेंजेंट थी, किसकी इनिशियल टेंजेंट, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, कि आपके पास ये जो इस ग्राफ की जो आपके पास में एक इनिशियल टेंजेंट ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस इनिशियल टेंजेंट के पैरेलल मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां तक। ठीक है, क्या किया मैंने, एक ये जो आपकी इनिशियल टेंजेंट जो जा रही थी, इनिशियल टेंजेंट, इसके पैरेलल ही मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि कुछ इस तरीके से है, और इसको मैंने क्या किया, आगे प्लॉट करते हुए इस जगह पर मैंने इसको यहाँ टच किया। ठीक है, ओके गॉट इट। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली, थोड़ा और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको यहाँ पर ये कट करा, उस जगह को मैंने थोड़ा और प्लॉट किया आगे की तरफ,
स्ट्रेन के स्ट्रेन वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जानते हैं पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलरली जब मैं बात करता हूँ तो स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू स्ट्रेस की भी आई होगी, ठीक है। और स्ट्रेस की वैल्यू को जब मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूं तो इसको मैं बोल रहा हूं दैट इज द एफ वाई। क्या बोल रहा हूं मैं, एफ वाई। एफ वाई क्या है, दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या आ गया, एफ वाई आ गया। लेकिन अब इस बात को आपको समझना होगा कि आपके पास जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की मैं आपसे बात करता हूं, दिस इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास जो आईएस कोड है उसने एलएसएम के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो आपको कंक्रीट के अंदर जो दिए गए हैं वो आपके पास 1.5 है। कंक्रीट के अंदर कितना है, दैट इज 1.5 है। और जो आपके पास स्टील है उसके अंदर आपका 1.15 है। स्टील के अंदर कितना है, 1.15। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो आपके पास कंक्रीट है उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू स्टील। अब ऐसा क्यों है, इसको समझिए जल्दी से। क्योंकि कंक्रीट जो है इसके अंदर 1.5 इसलिए ज़्यादा है और स्टील के अंदर इसलिए कम है क्योंकि स्टील को बनाया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पे मशीनें होती है जिनको जितना अच्छा इनपुट दोगे उतना अच्छा आउटपुट निकाल के देंगे। मशीनों को मरम्मत करके रख रखा है, ढंग से रख रखा है, तो आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। वहाँ पे आपके पास स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मशीनें अच्छी होनी चाहिए। स्किल लेबर तो लगती ही है जब आप एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन जब कंक्रीट की बात करूंगा तो कंक्रीट के अंदर जब आप इसको साइट पर बनाते हो तो लेबर इसमें कई बार काम चोरी कर देती है, इसका प्रॉपरली कई बार मटेरियल जो होता है उसका भी लॉस हो जाता है। और हवा से भी कई बार देखा होगा सीमेंट उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसका प्रोपोर्शन ऑलरेडी कम हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी जो है आपको ज़्यादा लेकर के चलनी पड़ती है, यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा लेकर के चलना पड़ता है। और ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब इसको जब मैं आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारे पॉइंट अब ऐसे में बताने लगूंगा तो लेक्चर 20 घंटे तक खत्म नहीं होना कि सर हम लोग कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लगभग बराबर होता है। बाकी मटेरियल चाहे वो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इतना नहीं होता, ऑलमोस्ट आपके कंक्रीट के बराबर नहीं होता। इसलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के मटीरियल को इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपके पास रिलेटिव क्रैक्स आना चालू हो जाएंगे, रिलेटिव मोशन होगा जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे, तो कोई फायदा ही नहीं होगा इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो ये रीजंस तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे, फिलहाल हम लोग एजम्पशंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस जगह पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ के एक इनिशियल टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे इसको ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि हाई डिस्टेंट डिफॉर्म्ड बार जो होते हैं उनके अंदर यील्ड पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। और ये हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द इस टाइप के जो मटीरियल्स होते हैं या मेटल्स जो होती हैं इनके अंदर हम लोग 0.2% जो स्ट्रेन वैल्यू उसके बाद ही इसमें यील्डिंग आना शुरू होता है। तो इसलिए हमने इस तरीके से कुछ बनाया। अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक वैल्यू है एफ वाई द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर भी सेफ्टी लेकर के चलते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये सेफ्टी मैंने लेकर के चला और आप लोगों को पता है सेफ्टी दिखाई दे रही है, दैट इज एफ वाई अपॉन 1.15। कितना है, एफ वाई अपॉन 1.15, या इसको मैं लिख सकता हूं 0.87 एफ वाई। क्या लिख सकता हूं, 0.87 एफ वाई, इसको मैं लिख सकता हूं। अभी मैं इसको रफ कर सकता हूं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर इसके बाद आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया चीज को। तो देखिए एक बार ये वैल्यू जब एफ वाई के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो यहां पर इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं, समझिएगा इस वैल्यू को मैं ओ पॉइंट मान रहा हूं, ठीक है। थोड़ा और दूसरे कलर से इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें बेहतर समझ में आए, ठीक है। इसको मैं ओ पॉइंट मान रहा हूं, इसको मैं ए पॉइंट मान रहा हूं और इसको मैं सी पॉइंट मान रहा हूं। अभी एक बी पॉइंट और बनाऊंगा। देखिए जहां पर इस पॉइंट को ये जो टच कर रही है, ये वाला जो ग्राफ टच कर रहा है, इसके साथ में मैंने एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है और इसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बी पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो एक्चुअली में स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए, जो मैं लिख रहा था मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू, ये मुझे कब चाहिए, जब इसमें मैंने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई कर दिया गया है। तो फाइनली अगर मैं ध्यान से यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास में एक वैल्यू है, एक है आपके पास ओ से लेकर के ए तक की और एक वैल्यू आपके पास ए से लेकर के बी तक की। फाइनली मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास अगर ओ बी वैल्यू निकल के आ जाए, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो मुझे फाइनल किसकी वैल्यू मिलेगी, द मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू इन द स्टील, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये वैल्यू तो मेरे पास है, दैट इज 0.002, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो देखेंगे एक बार, मैं पहले इसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, एफ वाई के रिस्पेक्ट में। एफ वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कि अगर मैं ए सी की वैल्यू को निकालना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगी। देखिए आप इतना अच्छा बहुत ही बेहतर तरीके से समझते भी हैं कि आपके पास जो ई की जो वैल्यू है वो आपके पास में आती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, गॉट इट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मेरे को चाहिए स्ट्रेन की वैल्यू एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज सिग्मा, या सिग्मा की जगह इस बार तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ वाई अपॉन सिग्मा की जगह एफ वाई अपने पास, और ई की जगह है ई एस, यानी कि स्टील की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील है, तो मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ इसको क्या, दैट इज एफ वाई अपॉन ई एस लिख सकता हूँ। बट अब मुझे लेना है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं लूंगा, तो आपके पास में जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन की वो आपके पास कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, आप ये एप्सिलॉन टी भी बोल सकते हो इसको, दैट इज इक्वल्स टू एफ वाई, लेकिन एफ वाई नहीं होगा इस बार, एफ वाई अपन 1.15 या 0.87 एफ वाई होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि एप्सिलॉन की वैल्यू कहां से आ रही है। तो ये जो ए बी की वैल्यू हुई है, ए बी की वैल्यू को अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो देखिए जरा कितनी वैल्यू बनी यहाँ पे, दैट वैल्यू इज 0.87 एफ वाई अपॉन yes, ये आपके पास में वैल्यू यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आपकी बन गई तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, OA प्लस OB को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो OA की वैल्यू आपके पास में है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही ब्रीफ करने की कोशिश किया और अच्छे समझाने की भी कोशिश की है साथ में। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ से आपके पास में जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो आपके पास 0.02 ये आपके पास 002 है, सो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू इन द स्टील। जैसा कि हमने एजम्पशन नंबर 3 में, एजम्पशन नंबर 2 के अंदर 2 और 3 के अंदर समझा था, जैसे आपके पास ये 3 था, इसमें हमने समझा था कि आपके पास में स्ट्रेन की वैल्यू कहाँ तक की स्ट्रेन की वैल्यू के लिए आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा कंक्रीट के अंदर। अब स्टील की भी बात करेंगे, और अब अभी मैं एजम्पशन नंबर 1 को थोड़ा सा आपके पास लेके आता हूँ। तो एजम्पशन नंबर 1 में हमने समझ लिया था कि आपके पास जो स्ट्रेन होता है वो आपका लीनियरली डायग्राम को शो करेगा। उसके बाद सेकंड एजम्पशन में हमने ये समझा कि जो आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग 0.0035 लेकर के चलते हैं, और यहां तक हम उसको पैराबोलिक मानते हैं 0.002 तक। नेक्स्ट वाले एजम्पशन में हमने ये समझा था कि आपके पास जो ये वैल्यूज हैं स्ट्रेन के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमने समझ लिया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब तक हम लोग कॉन्क्रीट और कंप्रेशन साइड की बात कर रहे थे। टेंशन साइड के बारे में हमने चौथे और पांचवें एजम्पशन में बात करी, तो मैंने बताया कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का वो इग्नोर किया जाएगा पूरी तरीके से, जितने भी आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे वो सब के सब कौन लेगा, आपका स्टील लेगा। ठीक है, ये बात बताई थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो अजम्पशन था उसमें मैंने ये भी बता दिया कि टेंशन के अंदर आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आएगी वो भी आपको मैंने बता दिया। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग समराइज करेंगे, तो जब समरी के अंदर हम लोग आएंगे तो आपको ये पता चलेगा मैंने जो चीजें आपको समझाई, देखिए एक बार यहाँ पे अप्लाई होती है कि नहीं होती। देखिए एक बार, सबसे पहले ये आपके पास दिस इज द बी, यानी कि ओवरऑल विड्थ आपके पास में दैट इज बी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बी है, तो मैंने लिख दिया ओवरऑल डेप्थ बी। दिस इज द ओवरऑल डेप्थ आपके पास में डी है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, उसके बाद ये आपके पास में क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द स्टील, या फिर कहोगे आप रेइंफोर्समेंट कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो आप एरिया ऑफ स्टील। अभी मैं एएसटी वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इसको मैं कह दूंगा। ओके, गॉट इट। और यहाँ पे इसके सेंटर तक हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, डायग्राम्स को लेकर के चल रहे हैं सिर्फ सेंटर तक, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रेन। ये आपके पास में क्या है, स्ट्रेन का डायग्राम है। अब स्ट्रेन में भी मैंने आपको बताया था कि जो जो हमने सीखा, सबसे पहले तो स्ट्रेन जो होगा वो हमेशा लीनियरली वेरी करेगा इन द एलएसएम, सिंगली रेनफोर्समेंट, डबली ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी दैट वाज 0.0035, ये भी मैंने अजम्पशन से समझा। इसके रिस्पेक्ट में जहां तक ये आपका पैराबोलिक चलेगा दैट वैल्यू 0.002, ये भी मैंने अजम्पशन से सीख लिया। उसके बाद टेंशन साइड में जो स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। ठीक है, ये भी मैंने अभी अजम्पशन नंबर 5 से समझ लिया बढ़िया तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट थी वो भी मैंने फाइंड आउट की फ्रॉम द अजम्पशन नंबर 2, तो दैट वाज 0.446 एफसी के, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। देन उसके बाद मैंने अभी जो आपका 5th नंबर अजम्पशन था उसके अंदर मैंने द वैल्यू ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, देखिए एक बार इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो वैल्यू आपके पास आई है, दिस वैल्यू इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। क्या है आपके पास, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, जैसे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट समझी थी, सेम ऐसी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी आपके पास आ चुकी है। तो अभी
यहाँ पर ये आपके पास जो वैल्यू आई दैट इज 0.87 इंटू F5, दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। लेकिन अब आपके मन में ये आएगा सर ये डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्यों नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से क्यों बनाया गया? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा अजम्पशन नंबर एक बार आते हैं, आपके पास जो फोर्थ अजम्पशन थी उसके ऊपर आते हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे उन सभी को ओनली एंड ओनली कौन लेगा? स्टील लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंक्रीट जो है उसको पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। और जब कंक्रीट को पूरी तरीके से इग्नोर करोगे तो उसका स्ट्रेस का ही जब कैलकुलेशन नहीं हो रहा तो उस जगह पर आपके पास वो जो डायग्राम बनेगा वो भी क्यों बनेगा? बोलोगे सब बिल्कुल सही बात है, जब स्ट्रेस का कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा तो उस जगह पे डायग्राम बनेगा किस चीज का? नहीं बनेगा ना स्ट्रेस का डायग्राम। तो इस वजह से इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो डायग्राम बना है वो स्टील के सेंटर यानी कि रेनफोर्समेंट के सेंटर से और सिर्फ रेनफोर्समेंट के लिए डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा डायग्राम आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास अजम्पशन। अब इनसे आगे धीरे धीरे कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स या फिर इस जगह पे दो कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे, टेंसाइल फोर्स लगेगा, उससे न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ हम लोग निकाल पाएंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ निकाल पाएंगे, उस जगह से उनमें कंपैरिजन कर पाएंगे, देख पाएंगे कि सेक्शन अपना जो है वो एक्सी और एक्सी लिमिटिंग का कंपैरिजन करके कि आपका जो सेक्शन है वो आपका अंडर एनफोर्समेंट है, ओवर एनफोर्समेंट है या फिर आपका बैलेंस सेक्शन है, इन सभी के बारे में हम लोग बढ़िया से जो है डिस्कस कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। अभी समरी समझ में आ गई कि हमने पूरे सेशन में क्या किया। तो अब आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी जगह से, लेकिन बहुत अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलर सेशन समझ में आ गया तो चाहे सिंगल ही हो, चाहे डबल ही हो, चाहे टीबी में हो, हर जगह पर आपको डायग्राम कैसे बना, कितनी वैल्यू आई, कहां से आई, वो कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये अगर आपने समझ लिया ना, पूरा चैप्टर इसी जो पर्टिकुलर जो मैं हमने लेक्चर पढ़ा इसी के आसपास घूमता रहता है। अगर ये समझ में आ गया हर जगह यही डायग्राम बनाने, यही वैल्यूज आएंगी काम, यही थ्योरीज और यही आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले द शेप ऑफ द आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IS कोड 456/2000 इज। बोला गया है कि जो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है आपके पास में कंक्रीट का एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IS कोड 456/2000 वो कैसा होता है? ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जनरली मैं बात करूंगा स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर होता है, उसके बाद लिखा हुआ है आपका ये पैराबोलिक होता है, उसके बाद लिखा है कि रेक्टेंगुलर एंड द पैराबोलिक होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि आपके पास में ये आपका मान लीजिए आपका बीम था और उसका मैं स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये अप टू द 0.0035 तो आपका कैसा रहता है? पैराबोलिक, और उसके बाद में आपका कैसा हो जाता है? ये रेक्टेंगुलर या स्ट्रेट एंड रेक्टेंगुलर हो जाता है, स्ट्रेट एंड कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका सी आंसर को हम लोग सही करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंक्रीट एज पर IS कोड 456/2000 कितना होता है? तो IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग जो आपके पास में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंक्रीट है वो 1.5 होता है। ये कंक्रीट के लिए है। वहीं अगर आपसे पूछा होता फॉर द स्टील तो आपके पास स्टील के लिए आपका ये हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आप लोगों से, उसमें लिखा हुआ है कि द अप्रॉक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन द एक्सियल कंप्रेशन इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज। तो इसमें लिखा है कि जो अप्रॉक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस है, अप्रॉक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस का मतलब हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ और कंप्रेशन की बात की गई, तो यहाँ पे कंक्रीट की बात चल रही है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात की जा रही है, उसी को हम लोग अलाउएबल स्ट्रेस इन द एक्सियल कंप्रेशन इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट बोलेंगे। तो वो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, दैट वाज 0.446 FCK। तो यहाँ पे आप उसको मैच कर लेते हैं। पहला लिखा है 0.25 FCK, 0.44 FCK, 33 FCK और 0.30 FCK। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके पास में 0.44 FCK आपके पास देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर वो कितनी ली जाती है? तो पहला लिखा है FCK, 0.85 FCK, 0.67 FCK एंड 0.447 FCK। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर कितनी ली जाती है? जनरली तो FCK होती है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इसको 1/3 रिड्यूस करके लेते हैं। यानी कि मैंने बताया था कि जो प्रॉपर FCK होती है उसको हम लोग 1.5 से डिवाइड करके
जो प्रॉपर वैल्यू आती है दैट इज 0.67 FCK, तो ये आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू होगी एंड दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा सेशन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसमें आपसे बात की अबाउट द अजम्पशंस जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए अगर आप लोग एक बीम डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर हुई होगी, और जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीम डिजाइनिंग के अंदर विद द LSM मेथड बाय IS कोड 456-2000, पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसी के आसपास घूमते आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के लॉट्स ऑफ वीडियोस इन द अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए आने वाले हैं। जुड़े रहिए फिजिक्स वाला के साथ, जुड़े रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।